जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो दोस्तों, आज करते हैं संपूर्ण संविधान की अगली वीडियो को, जहां कल हमने छोड़ा था पिछली वीडियो में। उससे आगे चलते हैं, प्रस्तावना से लेकर आपातकाल तक सब कुछ बताएंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ी श्रृंखला है संविधान से रिलेटेड, तो जो भी लोग वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं वो एक भी वीडियो को मिस न करें, अदरवाइज़ आपका कोई भी टॉपिक मिस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने करा दिया था आपको अनुच्छेद 22 तक। तो अब इस वीडियो में अनुच्छेद 23 का शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकने के लिए, मतलब छोटे बच्चों को, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और ऐसी खतरनाक जगहों पे काम करवाने से रोकने के लिए। ठीक है, बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर, माई मिस्टेक, वो एक्चुअल में 14 साल वाला वो नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 है बंधुआ मजदूरी, बंधुआ, ठीक है ना, बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए। ठीक है, किसी को भी आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 पे कारखानों और खदानों में 14 उम्र से कम के बच्चों को रोजगार से प्रबंधित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में क्या कहते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। संविधान जो है आपको आज़ादी देता है इस बात की। क्लियर। चलिए आगे अनुच्छेद 26 की बात कर ले रहे हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। प्रबंधन मतलब आप जो है अपने धार्मिक मठ बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद, इस प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। ठीक है, एक धर्म का आप अगर प्रचार कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को उस जगह का यूज़ कर रहे हो जहाँ प्रचार हो रहा है, या कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक तरीक़ा से आपको ऐसे मान लीजिए शुल्क देना होगा। कर नहीं, शुल्क। क्या देना होगा? शुल्क। शुल्क कह सकते हैं, जिस जगह को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका शुल्क देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये सरकार डिसाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट 28 है धार्मिक शिक्षा का भाग लेने से मुक्ति। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति, यानी आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी मठ में जाके आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से हैं? वो 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। जैसे 29 में आता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जो बहुसंख्यक हैं उनके तो हित अपने आप सुरक्षित हो ही जाते हैं मोस्टली, जो अल्पसंख्यक हैं आपको उनका ध्यान रखना होगा, तो इसमें उनके हितों की सुरक्षा की जाती है। दूसरा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। यानी जैसे अल्पसंख्यकों में मदरसा खोल सकते हैं, या आप गुरुद्वारे में कोई शिक्षा जो दी जाती है, धार्मिक शिक्षा या फिर शैक्षणिक शिक्षा, आप वो शुरू कर सकते हैं। जैसे गुरुकुल प्रणाली है, इसी प्रकार की जो प्रणालियाँ हैं धार्मिक प्रणाली शिक्षा की, जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी दी जाती है, वो सारी आती हैं आपके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अनुच्छेद 31 को हटा के 300A में लिख दिया। किसमें? 300A में। क्लियर, उसको हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। यानी आपके संवैधानिक अधिकार, यानी आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट में, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। क्लियर। इसमें यही है, और इसी को संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भाग 4। भाग 4 में DPSP आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेके 51 तक हैं। कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 36 में उनकी परिभाषा दे रखी है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो क्या होते हैं। अनुच्छेद 37 में उनका अनुप्रयोग, यानी संबंधित लेख
राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दे रखी है, क्या क्या हैं। क्लियर। आगे देखिए, ये 39A संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का आदेश मिल देते हैं। संविधान जो है ग्राम पंचायतों के गठन का भी आदेश देता है सरकार को। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार मिलते हैं। जैसे छोटे बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, वो आर्टिकल 41 के तहत दिया गया है। सॉरी, वो 86वें संविधान के अंतर्गत दिया गया है। और आपका 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, जो बिल्कुल प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं, प्ले स्कूल वाले, उनके लिए है ये। ठीक है, उनको खाना पीना, उनका पोषण, वो सारा कुछ, और जो नवजात शिशु हैं वो भी 41 के तहत आते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 43 की बात कर लेते हैं। 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह और मजदूरी, यानी श्रमिकों के लिए जैसे मनरेगा जो चल रहा है ना, वो 43 के तहत दिया गया है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वहाँ अगर आप श्रमिक बन के जा रहे हैं तो आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए, टाइम के लिए काम करना होगा, और सरकार आपकी भागीदारी सुनिश्चित करती है उसमें। क्लियर। अनुच्छेद 44 UCC समान नागरिक संहिता। ठीक है, UCC जिसको आजकल लागू करने के लिए कवायद चल रही है। ये फिलहाल गोवा में लागू है पूरी तरह से, और देखिए उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए प्रावधान बनाए जा रहे हैं, और पूरे देश में भी लागू करने के लिए बातें चल रही हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिलहाल करंट सिनेरियो में है, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था, इसी की वजह से 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, वो 41 की वजह से नहीं, 45 की वजह से किया गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 46। तो 46 यानी 46वां संविधान संशोधन क्या कहता है, सॉरी संविधान DPSP क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी के सरकार के नीति निर्देशक तत्व क्या है वो। अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC, इनको शैक्षणिक और आर्थिक हित बढ़ावा देना है इनको। ठीक है, इसीलिए इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। ये 46 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो PHC खुले, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाते हैं, वो इसी के अंडर में आते हैं। मूलभूत सुविधाएं दी जाती है इसमें मेडिकल की। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 48 ये कृषि एवं पशुपालन के लिए है, और एक 48A है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। 48A ये वन्य जीव और वन संरक्षण के लिए है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन्य जीव को और वन को संरक्षित करें। क्लियर। और एक ये 49 है। 49 जो है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों की और प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए है। और 49A, एक इसमें 49A जोड़ा गया है। ठीक है ना, जो किसके लिए, हमारे पुरातत्व जो क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए है। क्लियर। फिर है अनुच्छेद नंबर 50, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का पृथकीकरण के लिए है। भैया न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये उस बात के लिए है। क्लियर। और 51वां यानी 51st, 51 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार आपके DPSP खत्म होते हैं। अब शुरू होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये देखिए, इसको संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में 11 मौलिक कर्तव्य हैं आज की डेट में। उस टाइम पे कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था, और 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था इसमें एक 2002 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है 4A। देखिए 46वां संविधान संशोधन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने की बात करी गई थी। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के लिए भी था और इसके लिए भी। मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, जब डिटेल में पढ़ाएंगे, जब डिस्कस करेंगे। अभी केवल ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, जिनका छोटे लेवल का एग्जाम है उनके लिए ओवरव्यू है, और डिटेल चलेगी उनके लिए जिनका RO ARO टाइप का एग्जाम है। क्लियर। चलिए 51A, 51A ये अनुच्छेद जोड़ा गया। देखिए 4 चौथे भाग में भाग A जोड़ा गया, चौथा A, और अनुच्छेद 51A। क्लियर। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलिए डिस्कस करते हैं। अब सारे मौलिक कर्तव्य बाद में देखे जाएंगे एक एक करके कौन से होते हैं,
आप ये ध्यान रखिए 11 होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो छोटे एग्ज़ाम हैं वनडे वाले उनके लिए यही महत्वपूर्ण है, और बाकी RO ARO या फिर PCS वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं कि 11 के 11 कौन से हैं, आपको उनके नाम पता होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य मतलब केंद्र क्या है और केंद्र का कौन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो देखिए केंद्र में अनुच्छेद 52 भाग 5 52 से लेके 151 तक है। तो अनुच्छेद 52 किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि भारत में एक राष्ट्रपति नाम का व्यक्ति होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होगा, ठीक है। और कार्यपालिका की सारी यानी संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ वो सारी किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये 53 कहता है। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है, कैसे कैसे किया जाएगा वो सारी बात बताता है। और 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स में इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पूरा डाल रखा है, 52 से लेके 63 64 जो भी हैं उससे रिलेटेड कैसे उसका निर्वाचन होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है। तो जिसने नहीं देखा है वो शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी स्लाइड है, इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए है, ये भी बताया था। 63 उपराष्ट्रपति के लिए है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही एक उपराष्ट्रपति भी होगा जो राष्ट्रपति की एब्सेंस में काम करेगा, ठीक है, या राष्ट्रपति के अंडर में काम करेगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में 66 बताता है कि किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे, कौन कौन शामिल होता है चुनाव में, कौन कौन नहीं होता है, जब एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी अनुच्छेदों को। जब अभी इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी चल रहा है अभी। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता करेगा कौन? मंत्रिपरिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। क्लियर? ये राष्ट्रपति के पद को सीमित करता है, क्या करता है? सीमित करता है। अनुच्छेद 74 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है, तो अनुच्छेद 74, ठीक है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। क्लियर? अनुच्छेद 79 कहता है संसद कैसी होगी, संसद का गठन क्या होगा, किस प्रकार होगा। और अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी और राज्यसभा का गठन कैसे होगा। क्लियर? उसके बाद में 81 कहता है लोकसभा की संरचना कैसी होगी, क्योंकि देखिए संसद देख लिया हमने, ठीक है। 79 में संसद हो गया, कैसा था। 80 में राज्यसभा हो गई, बड़ा हाउस है, अपर हाउस है। फिर उसके बाद लोअर हाउस यानी लोकसभा हो गई 81 में। अब 83 का क्या होता है? 83 में दोनों संसद मतलब संसद के जो सदन होते हैं उनकी अवधि क्या क्या होगी। राज्यसभा कितने समय के लिए होती है, और लोकसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को किया जा सकता है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सारी किसमें होगी? 83 में, ठीक है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये बताया जाता है। 105 में संसद भवन की शक्तियाँ और उनके विशेष अधिकार क्या हैं, ठीक है। ये एक एक करके जब डिस्कस करेंगे जब देखेंगे। 109 धन विधेयक के संबंध में है, कौन सा धन विधेयक है कौन सा नहीं है ये बताता है। क्लियर? 110 धन विधेयक की परिभाषा डिसाइड करता है। 112 वित्तीय बजट या वार्षिक वित्तीय बजट की बातें बताता है, कौन सा बजट होगा और बजट में क्या क्या प्रावधान है सारे बताता है। 114 विनियोग विधेयक क्या होता है उसके बारे में बताता है। 123 ये संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश को पारित करने की शक्ति होती है, किसकी होती है? ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको जितने भी आर्टिकल बता रहा हूँ यानी अनुच्छेद बता रहा हूँ, इनमें से लगभग 90% आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम एक बार ये पूरा ओवरव्यू ख़त्म हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आखिरी वीडियो, ये था आखिरी स्लाइड। तो इसी के साथ स्लाइड्स हो गई हैं समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।